नेक्स्ट थियरी देखते हैं। नेक्स्ट थियरी है कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। लो, इसमें भी कंपटीशन, एक जगह बाकी नहीं रही। नहीं, जगह तो है लेकिन किसी को पता नहीं। अच्छा चलो, सो कंपटीशन है किस चीज में? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में भी कंपटीशन है। अभी ये देखो, हेडिंग को समझते हैं पहले। कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में भी कंपटीशन हो रहा है। ये कैसे होगा? अरे मतलब दो सेम वाले हो तो होगा ना। देखो कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट, उसकी दोनों टाइप के बिहेवियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने का भी और इलेक्ट्रॉन लूज करने का भी। जैसे कि सोडियम, तो सोडियम जनरली क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है? लूज करता है। दैट डज नॉट मीन कि वो गेन नहीं कर सकता, गेन भी कर सकता है भाई, गेन भी कर उसकी मर्जी। लेकिन उसकी ज्यादातर उसकी मर्जी कैसी होती है? लूज करने की। डन, ओके। तो सबकी टेंडेंसी होती है, जैसे कि सोडियम है, और दूसरा एग्जांपल है जो तुमने ऑलरेडी सीखा ही हो, जैसे कि कॉपर है। तुम्हें क्या लगता है कॉपर की टेंडेंसी क्या होगी? लूज करने की या गेन करने की? लूज करने की, करेक्ट। और दूसरा लेते हैं जिंक, तो तुम्हें क्या लगता है जिंक की टेंडेंसी क्या होगी? लूज करने की या गेन करने की? लूज करने की। हाँ, तो दोनों की टेंडेंसी लूज करने की है। दैट डज नॉट मीन कि दोनों गेन नहीं कर सकते, गेन भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली क्या करते हैं? वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को। अब कॉपर भी है और जिंक भी है, अब दोनों को लूज करना है, तो कौन जीतेगा? ये हो गया ना कंपटीशन। तो वही बोल रहे हैं कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, दोनों को ही लूज करना है, सबको एक नंबर चाहिए। ओके, तो दोनों, हाँ सोडियम नहीं रहे, कॉपर और जिंक की बात कर रहे, तो सोडियम ले जाएगा ऐसे। अच्छा ओके, सो बात तो सही है, लेकिन सोडियम ही ले जाएगा। मतलब सोडियम की उन दोनों के कंपेयर में लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है। ओके, हाँ, वो कैसे पता है? वो एक हमने रट्टा मारा हुआ था, कानो कार मांगे, कानो कार रिएक्टिविटी, मेटल एंड नॉन मेटल्स, थर्ड चैप्टर में। कानो कार मांगे अल्ट्रा जेन फरारी प्रभु हे क्यू एक्सजी एजी एयू, याद आया? ओके, तो सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसकी है? पोटेशियम भाई की। और हमारे वो दो कहाँ गए? ये रहा जिंक और ये कॉपर, दोनों से ज्यादा किसकी है? सोडियम की, तो ले जाएगा सोडियम। उसने बोला वो ऐसे तो सही है, लेकिन ये पूरा का पूरा हमें अभी पता ये कहाँ से आया, तो वो हम यही पढ़ रहे हैं अभी कि ये कहाँ से आया। ओके, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कहाँ से आया। ओके चलो, तो ये टेंडेंसी हमें तो गिवन ही है कि इसकी ज्यादा है, तो हम वो ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे कंपटीशन हो गई, यहाँ पर कंपटीशन हो गई कि भाई दोनों को ही इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, तो कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? तो सबसे वही हमें अभी समझना है कि कौन लूज करेगा। अब कहने का मीनिंग है सारे के सारे एलिमेंट की दोनों बिहेवियर होते हैं, क्या? इलेक्ट्रॉन गेन करने के भी और इलेक्ट्रॉन लूज करने के भी। तो सपोज ये कॉपर और जिंक की बात करें, तो दोनों की लूज करने की टेंडेंसी होती है। तो कौन कितने फोर्स से लूज कर रहा है, या कितनी ताकत से लूज कर रहा है, या कितनी जल्दी लूज कर रहा है, या कितनी शक्ति से लूज कर रहा है, वो कोई भी वर्ड यूज करो, ओके। वो उसका क्या होता है? केमिस्ट्री में वर्ड क्या है? पोटेंशियल। वो सारे वर्ड नहीं है, केमिस्ट्री में वर्ड क्या है? पोटेंशियल। मतलब किसका ज्यादा पोटेंशियल, ऐसा नहीं बोलते कि यार इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, ऐसे। ओके, तो किसका ज्यादा पोटेंशियल है लूज करने का? अभी गेन करने का भी पोटेंशियल होता है, तो लूज करने का जिसका ज्यादा पोटेंशियल हो, सबका अलग अलग होता है, पोटेंशियल सबका अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि सबने अलग अलग मेहनत की होती है, तो सबने अलग अलग पोटेंशियल ही होगा। ओके, सो पोटेंशियल सबका अलग अलग है, तो जिसका पोटेंशियल लूज करने का ज्यादा वो लूज कर देगा, और जिसका पोटेंशियल गेन करने का ज्यादा वो गेन कर लेगा। सिंपल है, डन। अब पोटेंशियल होता कैसे है, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि सपोज कॉपर है और दूसरा हमने क्या लिया था? जिंक है। ओके, तो जिंक का सपोज लूज करने का पोटेंशियल है ऐसे 2 वोल्ट। पोटेंशियल को हम वोल्ट में मेजर करते हैं, याद है ना? तो उसका है सपोज एग्जांपल के लिए बता रहा हूं 2 वोल्ट, और ये भाई साहब का है से 1 वोल्ट, एकदम इजी रखने के लिए। ओके,
ये क्या है, अब देखो लूज करने की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन लूज मतलब क्या, कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। तो रिड्यूस मतलब लॉस करना है, लॉस करना है, दोनों को ही लॉस करना है, उसका पावर, उसका फोर्स, उसकी शक्ति, उसकी टाइम और उसका मेन वर्ड पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन करने का पोटेंशियल है, इसलिए ये पोटेंशियल को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो कॉपर का सपोज, ये तो मैंने रफली बताया, एग्जैक्ट नहीं है समझने के लिए। कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सपोज 1 वोल्ट है और जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सपोज 2 वोल्ट है। अब सबका गेन करने का भी पोटेंशियल होगा। मैंने बोला सारे ही एलिमेंट की दोनों बिहेवियर होते हैं, गेन करने का भी और लूज करने का भी। तो गेन करने का भी बिहेवियर सबका होता है, लेकिन सब में कौन जीतेगा? तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो वो जीतेगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है ना, उतना ही रिडक्शन पोटेंशियल होता है, सेम बट नेगेटिव साइन के साथ। तो अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालना हो तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? -2 वोल्ट। और इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? -1 वोल्ट। ये बुक पे आता है, पहले मैं थोड़ा समझा दूं। ओके डन। अब ये पता होगा तुम्हें, तो तुम ऐसे ही बता दोगे क्या कि भाई कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखो, कॉपर का 1 वोल्ट है, जिंक का 2 वोल्ट है, तो कौन जीत गया? जिंक जीत गया। सो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। ओके अब रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो यहां से वो भी सेम ही है। देखो रिडक्शन पोटेंशियल तो मतलब क्या, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो सबका रिडक्शन पोटेंशियल भी है। इसका है -2 वोल्ट और इसका है -1 वोल्ट। मैथमेटिकली पूछ रहा हूं, -2 वोल्ट बड़ा है या -1 वोल्ट? बड़ा। -1 बड़ा है। मैथमेटिकली -1 बड़ा है ना, वो 0 के नजदीक आ गया, वो मोर नेगेटिव है। ओके तो ये जो है वो बड़ा है, किस चीज में? रिडक्शन में बड़ा है, तो रिड्यूसिंग पोटेंशियल उसका ज्यादा है, तो उसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन। तो ये भाई साहब का ऑक्सीडेशन हुआ तो रिडक्शन उसका ही होगा ना। ओके ऑपोजिट होगा। अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन ही होगा। डन, सिंपल है। तो सब सारे एलिमेंट के बीच में कंपटीशन लगी हुई होगी। जीतेगा कौन? जिसका जो पोटेंशियल ज्यादा वो जीतेगा। ऑक्सीडेशन किसका होगा? तो चेक कर लो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों में से किसका ज्यादा है। जिसका ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। रिडक्शन किसका होगा? तो रिडक्शन पोटेंशियल चेक कर लो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो जीत जाएगा, उसका रिडक्शन होगा। फिर उल्टा भी पूछ ले, दोनों तुम्हें गिवन है रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन वो बोल रहे हैं कि ऑक्सीडेशन किसका होगा। तो आएगा ना। ओके दोनों तुम्हें गिवन क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। तुम्हें गिवन है रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन पूछा है किसका ऑक्सीडेशन होगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल जो तुम्हें गिवन है उसमें से तुम्हें क्या पता चल जाएगा कि किसका रिडक्शन हो रहा है। जिसका ज्यादा होगा उसका रिडक्शन हो रहा है, तो दूसरे वाले का ऑक्सीडेशन होगा, और क्या। डन। और तुम्हें पता करना है ऑक्सीडेशन किसका होगा, तो तुम रिडक्शन पोटेंशियल का उल्टा भी तो कर सकते हो। रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है उसका साइन चेंज कर दो तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। तो दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी पता चल जाएंगे, जिसका ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। कोई भी वे में बता सकते हैं। डन, समझ में आ गया? ओके चलो तो देखते हैं। प्लेस अ स्ट्रिप ऑफ मेटालिक जिंक। ये एक्चुअली ये एक्टिविटी हमने की है, याद करो 10th में। कौन सी एक्टिविटी? जिंक सल्फेट और उसमें रॉड डाल दिया कॉपर का। और दूसरी एक्टिविटी कॉपर सल्फेट और उसमें रॉड डाल दिया जिंक का। कौन सी एक्टिविटी होगी? हाँ तो वीडियो तो हम कनेक्ट कर देंगे बाद में। समझ में आ गया? हाँ तो मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि ये दोनों में से एक ही रिएक्शन होगी। अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने जिंक की स्ट्रिप डाली है और दूसरे केस में जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने कॉपर की स्ट्रिप डाली है, तो दोनों में से एक ही जगह पर रिएक्शन होगी। याद है कौन सी जगह पर? ये यहाँ पे प्रोसेस होगी और यहाँ पर नहीं होगी। क्यों? हाँ रिएक्टिविटी, हाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने पढ़ा था। तो जिंक का जल्दी रिएक्ट हो जाएगी वो, हमने वो रिएक्टिविटी सीरीज अभी जो पढ़ी वही कहाँ गई? ये रही।
तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। ओके, और अभी अभी हम देखेंगे कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी कॉपर से ज्यादा है। ओके, दैट्स व्हाई एक रिएक्शन होगी विच इज दिस वन। तो हम देखते थे क्या कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे कि कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन हो, तो जैसे ही हमने जिंक की स्ट्रिप डाली थोड़े ही टाइम में उसका ब्लू कलर लाइट होने लगता है। तो ब्लू कलर क्यों लाइट होने लगता है? क्योंकि कॉपर सल्फेट में Cu+2 और SO4-2 होता है। तो जिंक का ऑक्सीडेशन होने लगा, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन अभी यहाँ देखो, उसकी रिएक्टिविटी तो ज्यादा है ही, तुम्हें पता ही है, और उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी ज्यादा है। तो दोनों में से ऑक्सीडेशन किसका होगा? जिंक का। और इसका कैसे होगा भाई? वो तो ऑक्सीडाइज होके बैठा हुआ है, वो तो +2 है। तो +2 कब बनेगा? जिसका ऑक्सीडेशन ऑलरेडी हो गया है, जिसने ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए है। ओके, तो वो तो ऑक्सीडेशन करके बैठा हुआ है। तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर देगा। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दिए थे, तो ये +2 है, मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए थे पहले, और ये भाई साहब ने अभी लूज किए। तो इसके पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। वो आयन है, Cu+2 है वो, तो वो आयन है। और जिंक अभी क्या था? एलिमेंटल फॉर्म में था, Zn सॉलिड था ये। ओके, अब ये जो बना वो Zn आयन बन गया एक्वियस, +2 है मतलब आयन। ओके, और यहाँ पर ये Cu+2 आयन था, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके सॉलिड बन जाएगा। ये सॉलिड में से आयन बना, ये आयन में से सॉलिड बनेगा। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हमें कॉपर चिपका हुआ मिलेगा। जब कॉपर चिपका हुआ मिला तो कॉपर सॉल्यूशन में से वहां स्ट्रिप पर चला गया। कॉपर वहां से उसने जगह चेंज कर दी कॉपर ने, तो ब्लू कलर तो कॉपर की वजह से था, तो ब्लू कलर फिर लाइट ही हो जाएगा ना। डन। तो ये हमने देखा था, यहाँ पे कोई रिएक्शन होगी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है Zn+2 एंड SO4-2। ओके, अब ये Zn+2 है, दोनों में से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? Zn का। लेकिन Zn तो ऑलरेडी ऑक्सीडेशन करके बैठा हुआ है, क्योंकि Zn+2 कब बनता है? Zn में से 2 इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दे तब जाके Zn+2 बनता है। तो हमें तो यही गिवन है, मतलब उसने तो ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, अब और 2 कहां से निकालेगा? ओके, तो वो तो ऑक्सीडाइज्ड है ऑलरेडी, ये तो ऑक्सीडाइज्ड है, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है। लेकिन इसका ऑक्सीडेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो अब होने वाला नहीं है। डन। ओके, यही चीज हमें यहाँ पर समझनी है कंपटीशन के जैसे। ओके, तो अब ये जो मैंने जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट बोला, उसकी जगह कोई भी सॉल्यूशन ले लो तुम, कंसेप्ट यही है। डन, कंसेप्ट यही है। प्लेस अ स्ट्रिप ऑफ मेटालिक जिंक इन एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट। तो देखो, कैटायन एनायन चेंज कर दिया, सल्फेट था तो नाइट्रेट कर दिया। ओके, लेकिन कैटायन तो वही दोनों है, कॉपर एंड जिंक। एज शोन इन द फिगर, फॉर अबाउट 1 आवर, 1 घंटे तक रखा कॉपर नाइट्रेट में। हमने कॉपर सल्फेट में जिंक को लगाया नहीं, हमने कॉपर सल्फेट में जिंक को लगाया था। ये लोग कॉपर नाइट्रेट में जिंक को लगा रहे हैं, वही होगा। ओके, 1 hour, you may notice that the strip becomes coated with the reddish metallic copper and the blue color of the solution disappears. तो solution का जो blue color है वो disappear हो जाएगा, और जिंक के ऊपर कॉपर लगाया तो उसका कलर क्या हो गया है? रेडिश जैसा। ओके, रेडिश मेटालिक कॉपर। ओके, नाउ formation of Zn+2 ions among the products can easily be judged when the blue color of the solution due to Cu+2 has disappeared. वही हुआ, Cu+2 तो सॉलिड बन के वहां चिपक गया, तो वो कम हो गया ना Cu+2, और Cu+2 की वजह से ब्लू कलर था, तो ब्लू कलर कम हो जाएगा, मतलब लाइट हो जाएगा और से डाइल्यूट हो जाएगा, डिसअपियर हो रहा है। इफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास्ड थ्रू द कलरलेस सॉल्यूशन कंटेनिंग Zn+2 आयन, फिर से क्या बोल रहे हैं? इफ, अब वापस वही समझ गए ना कंसेप्ट, इससे पहले जो समझाया वो, अब उसी को बार बार अलग अलग एग्जाम्पल से समझाएंगे। कहना क्या चाह रहे हैं? ऑक्सीडेशन उसका होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, और रिडक्शन उसका होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, वही कहना चाह रहे हैं। अलग अलग एग्जांपल लेंगे। अब दूसरा एग्जांपल, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास थ्रू द कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ Zn+2 आयन। Zn+2 आयन जिसमें हो उसका कोई कलरलेस सॉल्यूशन है। ओके, अपीयरेंस ऑफ व्हाइट जिंक सल्फाइड ZnS can be seen on making the solution alkaline with the ammonia. तो
जो सॉल्यूशन है वो ऐसे व्हाइट दिखने लगेगा। क्यों? जिंक सल्फाइड वहां बना है इसलिए। वहां क्या बना है? जिंक सल्फाइड बना है, इसलिए वो सॉल्यूशन व्हाइट दिखने लगेगा। द रिएक्शन बिटवीन द जिंक एंड द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट, पहले एग्जांपल जो बताया उसका रिएक्शन है। सो क्या होगा? ZnCu+2 Zn+2 एंड Cu, वही होगा। अब ये देख के हमें पता चल जाना चाहिए कि जिंक में से Zinc+2 बन रहा है, मतलब क्या हो रहा है? जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन। एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन है? ये इक्वेशन में एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन है? कॉपर है। Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कॉपर बन जाएगा ना। जिंक ने तो दिया है इसलिए वो +2 है। ओके, और एक्सेप्टर। अब डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन है? जिंक है। यस। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जिंक। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन मतलब क्या? जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसका ऑक्सीडेशन। तो जिंक में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इसलिए वो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। डन? ओके, चलो। इन रिएक्शन जिंक हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Zn+2 and therefore zinc is oxide. Evidently now if zinc is oxide releasing electrons, something must be reduced accepting the electrons lost by the zinc. Copper ion is reduced by gaining electrons from the zinc. पता ही है। डन? ओके, चलो। तो वो वापस वो जो बोल रहे थे ना सी इन दी फिगर, तो ये रही वो फिगर। ओके, ये जो ब्लू कलर था कॉपर नाइट्रेट का और कॉपर सल्फेट ले लो, Cu+2 का वजह से ब्लू कलर होता है। तो वो इंटरमीडिएट स्टेट और फाइनल स्टेट में देखो वो कहां से कहां क्या से क्या हो गया। ओके, और ये रेडिश कलर आ गया, Cu+2 उसके ऊपर चिपक गया है इसलिए। डन? कलरलेस सॉल्यूशन बन गया, देखो। ओके, सो दैट इज द केस। नेक्स्ट, एट दिस स्टेज वी में इन्वेस्टिगेट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। यही पढ़ रहे हैं? सही पढ़ रहे हैं क्या? अच्छा। So at this stage we may investigate state of equilibrium for the reaction represented. For this purpose let us place a strip of metallic copper in a zinc sulfate. Metallic copper in a zinc sulfate solution. No visible reaction is noticed and attempt to detect the presence of Cu+2 ions by passing H2S gas through the solution to produce the black color of cupric सल्फाइड। CuS does not succeed। वैसा कुछ भी देखने को मिल रहा नहीं है। अगर वो बन जाता तो ऐसा ब्लैक कलर दिख जाता हमें, जैसे वहां पर व्हाइट कलर दिख गया हमें, वैसे यहाँ पर ब्लैक कलर दिख जाता, लेकिन हुआ नहीं है। ओके, सो cupric sulfide has such a low solubility that this is an extremely sensitive test. Yet the amount of Cu+2 formed cannot be detected. V thus, मतलब कहां से डिटेक्ट होगा? होगा तो डिटेक्ट होगा ना, रिएक्शन ही नहीं हो रही है। So we thus conclude that state of equilibrium for the reaction greatly favors the products over the reactants. मतलब कि product greatly favors the product over the reactants। मतलब क्या कि अगर वो रिएक्शन हो रही है, कौन सी? ये रिएक्शन हो रही है अगर, तो इसकी ऑपोजिट भी तो पॉसिबल होगी। अगर रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल है तो की बात है। ओके, तो अगर Zn+2 में से Zn बन रहा है और Cu में से Cu+2 बन रहा है, वो बैकवर्ड रिएक्शन है। तो फॉरवर्ड भी है, बैकवर्ड भी है, लेकिन होगी कौन सी? अभी तो हमें पता चल गया है कि यही रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि Zn का ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर का नहीं। ओके, अगर हम ऐसा लेते, ऐसा रिएक्शन लेते तो उल्टा हो गया, कॉपर में से Copper+2, मतलब उस कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, विच इज रॉन्ग। ओके, इसलिए बोला है कि ये जो हमारा इक्विलिब्रियम है, क्या सेंटेंस क्या था? इक्विलिब्रियम फेवर्स द प्रोडक्ट एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट। मतलब इक्विलिब्रियम जब रीच होगा तब तुम्हारे पास प्रोडक्ट ज्यादा होगा कंपेयर टू द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट तो होगा ही। रिएक्टेंट कब होगा? जब तुम बैकवर्ड रिएक्शन में जा रहे हो तो तुम्हारा रिएक्टेंट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि ऐसे जा रहे हैं। प्रोडक्ट कब बढ़ेगा? जब तुम फॉरवर्ड में जा रहे हो तब तुम्हारा प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो हम तो फॉरवर्ड में ही जा रहे हैं तो प्रोडक्ट ही बढ़ेगा। प्रोडक्ट बढ़ेगा मतलब उसको बोलते हैं फेवर्ड दी प्रोडक्ट। डन? सेंटेंस समझ में आया? और ये वो जो सेंटेंस बोला है H2S रिलेटेड, वो भी याद रखना। ओके, कहाँ गया वो? ये रहा। ओके, सो जो इफ द हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास्ड थ्रू द कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ कंटेनिंग Zn+2 ये कलरलेस था, वो appearance of white zinc sulfide, मतलब H2S गैस पास किया ना, H2S गैस पास किया, उसमें से S आ गया, Zn के पास ZnS can be seen on making the solution
alkaline with the ammonia. So hydrogen sulfide gas is past the appearance of white zinc sulfide. तो सिर्फ मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ कि जो जिंक सल्फाइड है उसका कलर व्हाइट होता है, वो याद रखना, एक मार्क में पूछ ले। ओके, कि जिंक सल्फाइड का कलर कौन सा है, या फिर व्हाइट कलर का सब्सटेंस मिल रहा है तो वो क्या है, जिंक सल्फाइड है या कॉपर सल्फाइड है। तो वो कॉपर सल्फाइड ब्लैक कलर का है और जिंक सल्फाइड व्हाइट कलर का, वो तो याद ही रह जाएगा ना। जिंक सल्फाइड वो एक्टिविटी भी हम कर रहे थे क्या, कि HCl गैस है और HCl लिक्विड है, उसके अंदर जिंक की स्ट्रिप डालते थे तो ऐसे बबल निकलते थे और व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता था हमें। ओके, तो वो व्हाइट कलर का ही होता है। तो ZnS व्हाइट और कॉपर सल्फाइड ब्लैक। ओके, उतना एक मार्क में पूछ सकते हैं, तो वो याद रख लेना। ब्लैक वाला ये रहा, क्यूप्रिक सल्फाइड हैज सच अ लो सॉल्युबिलिटी दैट इट इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव येट द अमाउंट ऑफ Cu+2 फॉर्म्ड कैन नॉट बी डिटेक्टेड। ओके, उसका कलर वाला ये रहा। H2S गैस पास थ्रू द सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस द ब्लैक कलर ऑफ क्यूप्रिक सल्फाइड। क्यूप्रिक सल्फाइड ही है CuS को ही क्यूप्रिक सल्फाइड बोलते हैं। तो उसका कलर कौन सा है, ब्लैक कलर, लेकिन डज नॉट सक्सीड मतलब नहीं बन रहा है, दूसरे केस की बात है। ओके, अगर बनता तो ब्लैक कलर आ जाता। ओके, तो सिर्फ कलर याद रखना, CuS का ब्लैक एंड ZnS का व्हाइट। ओके, वो एक मार्क में पूछ सकते हैं। अच्छा, तो हमने बोला कि ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन को हमारा इक्विलिब्रियम सपोर्ट करता है। ओके, वो पढ़ा हमने। आगे बढ़ते हैं। लेट अस एक्सटेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन नाउ टू कॉपर मेटल एंड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब तो तुम्हें पता ही है, वो रिएक्शन हमने देख लिया है। कॉपर और सिल्वर दोनों में से ऑक्सीडेशन स्टेट किसका ज्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, कॉपर का। वही कानो कार मांगे अल्ट्राजेन फरारी, क्यू आ गया, फिर Hg Ag Au, तो पहले Cu आया और फिर लास्ट में Ag आता है, उसके भी लास्ट में गोल्ड आता है। ओके, फिर प्लेटिनम भी आता है, वो हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन अभी तो पूरा टेबल पढ़ेंगे हम। ओके ओके, तो वो उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, वो तो तुम्हें गिवन ही होगा कि किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, किसका कम है। ओके, वो जितना याद रखना था वो तुमने याद रख लिया 10th में, अभी पूरा टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है। और क्या बोल रहे हैं, अब देखो, अभी वापस सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में मैंने कॉपर डाल दिया और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मैंने सिल्वर डाल दिया, कहां पे रिएक्शन होगी, क्या किया मैंने, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन में मैंने कॉपर डाल दिया और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मैंने सिल्वर डाल दिया, कहां रिएक्शन होगी, फर्स्ट वाली रिएक्शन होगी। क्यों, क्योंकि कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है और उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो कॉपर में से Copper+2 बन जाएगा और फिर Ag वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। डन, तो ये होगी और ये नहीं होगी। चलो, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन नाउ टू कॉपर मेटल एंड से silver nitrate solution in water and arrange a setup as shown in the figure 7.2, वो देखते हैं बाद में। The solution develops blue color due to the formation of Cu+2 ion on account of the reaction. Obviously हमने क्या बोला कि ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन होगी मतलब क्या, कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा मतलब क्या, Cu का ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन। ये भाई साहब भी तो ब्लू कलर दे रहे थे। ओके, तो अब ब्लू कलर बढ़ने लगेगा। डन। ओके, क्योंकि Cu+2 बढ़ेगा ना अभी सॉल्यूशन में हम कॉपर की स्ट्रिप डाले, तो जैसे पहले जिंक की स्ट्रिप डाले तो जिंक का आयन बन रहा था, Zn+2 बन रहा था, तो वैसे कॉपर डालेंगे तो कॉपर का आयन बनेगा, तो कॉपर का आयन का कलर क्या होता है, ब्लू, तो हमें ब्लू कलर और ज्यादा बढ़ेगा, दिखने लगेगा। ओके, सो डेवलप्स द ब्लू कलर। देखो क्या हो रहा है, अभी Cu+2 है और Ag तो +1 होता है। Ag क्या होता है, AgCl याद करो, AgCl लेते थे ना हम। ओके, वो फोटोग्राफिक प्लेट और वो वाले केमिकल रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर 10th का। सो AgCl, तो Ag+1, Ag क्या होता है, +1, तो ये भाई साहब तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, तो उसको 2 लेना पड़ेगा, मतलब एक ही कॉपर होगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। सो गए क्यों, अरे मैसेज तो सुबह का किया है मैंने, उसके बाद तो तुमने कॉल किया था मुझे, मैसेज ही
चलो हाँ, सो क्या कि क्या डिस्कस कर रहे थे हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि हाँ, तो अगर कॉपर है तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जो सिल्वर है वो एक ही इलेक्ट्रॉन मतलब ले सकता है। ओके, Ag में से Ag प्लस बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन दिया उसने, Ag एक इलेक्ट्रॉन दिया, मैं उल्टा बोला पहले। ओके, सो Ag एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, Ag में से Ag प्लस बन सकता है, लेकिन कॉपर तो Cu+2 बन रहा है, तो Cu+2 कब बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा तब, तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और Ag तो एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यहाँ पे मुझे 2 Ag चाहिए, तब जाके एक कॉपर ने जो 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तब जाके सेटिस्फाई होगा। इसीलिए एक कॉपर लिया है और 2 Ag है, तो एक कॉपर में से Cu+2 बन रहा है, वो कब बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब, तो एक Ag एक इलेक्ट्रॉन लेगा और दूसरा Ag दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा और वो बन गया 2 Ag। डन। ओके, तो वो बोला है रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। डन। ओके, सो हियर कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cu+2 एंड Ag इज रिड्यूस्ड टू Ag। इक्विलिब्रियम ग्रेटली, अब देखो वापस वो सेंटेंस आया, इक्विलिब्रियम ग्रेटली फेवर्स द प्रोडक्ट Cu+2 एंड Ag। मतलब इक्विलिब्रियम जब रीच हो जाए, मतलब जब रिएक्शन होनी बंद हो जाए, जब कॉन्सेंट्रेशन हम चेक करें, तब इक्विलिब्रियम का थोड़ा फंडा हमने डिस्कस किया था ना, ओके, थर्मोडायनेमिक्स में लास्ट क्लास में, तो वो इक्विलिब्रियम रीच हो जाए तो क्या ये जो प्रोडक्ट है उसको फेवर कर रहा है इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम रीच हो जाए तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ऐसे कंटेनर में जाके देखेंगे तो जो पहले डाला था वही देखने को मिलेगा या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, मतलब क्या Cu+2 है, मतलब वो ब्लू कलर का है। ओके, तो वो हमें देखने को मिलेगा। बाय द वे कॉन्ट्रास्ट, बाय वे ऑफ कॉन्ट्रास्ट, लेट अस ऑल्सो कंपेयर द रिएक्शन ऑफ मेटालिक कोबाल्ट प्लेस्ड इन निकल। अभी देखो ये सारे डिफरेंट एग्जांपल्स है, चीज वही है, वही चीज है सेम, कि दोनों डाल दिए हमने, अब दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, कौन सा, कोबाल्ट। ओके, कोबाल्ट लेते हैं हम, सो मेटालिक कोबाल्ट प्लेस्ड इन अ निकल सल्फेट। ओके, निकल सल्फेट लिया है हमने, सो निकल सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने कोबाल्ट डाला हुआ है, सो कोबाल्ट डाला तो कोबाल्ट का क्या होगा, अब ये तो हमने वो रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़े नहीं थे, ओके, लेकिन हमें पता है क्या कि जो कोबाल्ट है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, टेबल में देखोगे तो पता चलेगा। ओके, देखने की जरूरत नहीं है अभी, तो समझो वो टेबल हमें याद भी नहीं करना, न्यूमेरिकल में हमें दिया हुआ होगा कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये है, ऐसा याद नहीं रखना है। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन होगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और निकल 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, सिंपल। ओके, सो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, चलो एक बार और पूछता हूं कि ये इक्वेशन देख के बताओ, तुम बताओ ईशा, कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, कोबाल्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, सही है क्या, सही है, कोबाल्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट हम किसको बोलते थे, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो कोबाल्ट लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करके +2 बन रहा है, तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है, करेक्ट। तो फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का तो पूछने का सवाल ही नहीं बनता ओके, क्योंकि वो वही होगा दूसरा जो बाकी है वो। ओके, ठीक है, चलो, सो दैट इज देयर, हमने डिफरेंट एग्जांपल लेके वही चीज समझी। ये जो दूसरी फिगर थी वो है कि Cu+2 अंदर बढ़ता जाएगा, मतलब वो सिल्वर नाइट्रेट वाला होगा, कॉपर लिखा है, हाँ ये रहा, सिल्वर डिपॉजिट ऑन द रोड, तो अंदर क्या लिया है हमने, सिल्वर नाइट्रेट, तो अंदर क्या डाला हुआ है, स्ट्रिप कौन सी डाली हुई है, कॉपर की, तो कॉपर में से Copper+2 बन रहा है, तो Copper+2 का कलर क्या होता है, ब्लू, तो इसीलिए हमने देखो वहां ब्लू में से ट्रांसपेरेंट हो रहा था, यहाँ ट्रांसपेरेंट में से ब्लू हो जा रहा है। तो ये भी पूछ सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का कलर क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, ये सिल्वर नाइट्रेट है तो उसका कलर क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट। ओके, और कॉपर यहाँ पे Copper+2 आ जाएगा तो वो ब्लूइश दिखने लगेगा। ओके, चलो आगे है और, लेकिन वही चीज को रिपीट कर रहे हैं। फिर एक क्विक रिवीजन देते हैं थियरी का।
तो निर्भय का हाँ भगा दे वही चीज है, इसलिए तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। अब वही एग्जाम्पल को बार बार रिपीट कर रहे हैं, अलग अलग एग्जाम्पल। ओके चलो, सो एट इक्विलिब्रियम केमिकल टेस्ट रिवील बोथ Na+2 CO+2 आर प्रेजेंट एट मॉडरेट कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर हमने जो लास्ट वाला देखा, कोबाल्ट का मेटल स्ट्रिप डाला हुआ था निकल सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो उसमें क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम जब रीच हुआ तब चेक किया कंटेनर में, तो हमें देखने को मिला कि उसमें Na+2 भी है और कोबाल्ट भी है, दोनों है। ओके तो देखो वही बोला है कि दोनों है, बोथ आर प्रेजेंट एट मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन। मॉडरेट मतलब मिडल लेवल का, ना ज्यादा ना कम, तो मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन पे दोनों ही है। इन दिस केस नीदर द रिएक्टेंट नॉर द प्रोडक्ट्स आर ग्रेटली फेवर्ड। ओके तो जहां पर था उसमें उन्होंने बोल दिया था कि प्रोडक्ट्स आर ग्रेटली फेवर्ड। ग्रेटली फेवर्ड मतलब क्या, कि जब इक्विलिब्रियम रीच हो गया, अब जाके तुम देख रहे हो तो उसमें प्रोडक्ट्स आर ग्रेटली फेवर्ड, तो तुम्हें दिखेगा प्रोडक्ट ज्यादा है। ज्यादा है मतलब प्रोडक्ट ही दिखेगा, शायद रिएक्टेंट दिखे ही ना, और अगर दिखे तो बहुत कम दिखे। और अगर रिएक्टेंट ज्यादा होगा मतलब बैकवर्ड प्रोसेस ज्यादा हो रही है, तो इक्विलिब्रियम पे हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम फेवर्ड दी रिएक्टेंट्स। ओके अब ये थर्ड केस में क्या है, जब इक्विलिब्रियम रीच हो गया, अब तुम अंदर जाके देख रहे हो तो वहां पर Cu+2 भी है और Na+2 भी है, दोनों है सॉल्यूशन के अंदर, दोनों ही है। ओके Cu+2 तो है ही, क्योंकि ब्लू कलर तो तुम्हें दिख रहा है, ये तो सिल्वर नाइट्रेट वाला था, लेकिन ये कोबाल्ट और निकल की बात कर रहे हैं, तो CO+2 भी है, CO कोबाल्ट। ओके CO+2 भी है, और कौन सा है ये दूसरा, CO और निकल+2 भी है, दोनों के दोनों +2 दिखाई दे रहे हैं इक्विलिब्रियम के बाद, तो हम क्या बोलेंगे, वो प्रोडक्ट को भी सपोर्ट नहीं कर रहा है और रिएक्टेंट को भी फेवर नहीं कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे दोनों है, दोनों एक साइड थोड़ी है भाई। अगर LHS में ही दोनों होते Na+2 एट CO+2, तो हम बोल देते कि भाई इक्विलिब्रियम फेवर्ड दी रिएक्टेंट्स, क्योंकि दोनों LHS में आ गए। अगर दोनों RHS में होते तो हम बोल देते हैं कि इक्विलिब्रियम फेवर्ड दी प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने लिया हुआ है यहाँ पर CO, तो CO+2 RHS में है और Na+2 LHS में है, दोनों अलग अलग साइड है। लेकिन इक्विलिब्रियम पे जाके देखें तो तुम्हें Na+2 भी दिख रहा है और CO+2 भी दिख रहा है। दैट मीन्स व्हाट, कि दोनों ही है, मॉडरेट लेवल पे थोड़े थोड़े है। ओके और थोड़े थोड़े है मतलब क्या, कि इक्विलिब्रियम नीदर सपोर्ट और से फेवर्स प्रोडक्ट नॉर रिएक्टेंट। डन। ओके चलो, this competition for release of electrons incidentally remind us of the competition for the release of protons among the acid। तो ये हमें रिमाइंड करवाती है एक और कंपटीशन के बारे में, हम समझे थे थोड़ा बहुत, क्या एसिड के बीच में रिलीज ऑफ प्रोटॉन मतलब क्या, प्रोटॉन मतलब क्या, प्रोटॉन मतलब H+ को क्या बोलते हैं हम, प्रोटॉन, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाला नहीं H+ को भी हम प्रोटॉन ही बोलते हैं। H+ को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन ही बोलते हैं। क्यों H+ को प्रोटॉन बोलते हैं, उसका भी रीजन है। क्या रीजन है, क्योंकि हाइड्रोजन के, उसकी स्पेशलिटी थी, बताई थी कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में, हाइड्रोजन का एटॉम है, उसमें क्या क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, क्या सब कुछ एक एक, श्योर, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, उतना होगा हाइड्रोजन के एटॉम में। हाँ नहीं, मैंने बताया था एक्सेप्शन था कुछ, ले इलेक्ट्रॉन नहीं है हाँ वही, वो है आइसोटोप्स, लेकिन हाइड्रोजन के लिए बताया था, क्या था वो, अकेला हाइड्रोजन ही ऐसा एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसके पास न्यूट्रॉन है ही नहीं। तो हाइड्रोजन के एलिमेंट में और एटॉम में, न्यूक्लियस में क्या होगा, एक प्रोटॉन, और उसके आसपास कौन घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन। बाकी सब में क्या होता है, बीच में प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। ओके तो इसमें एक प्रोटॉन ही है, और अब मैं बोलूं H+ कब बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब, तो उसके पास एक प्रोटॉन था एक इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो बचा क्या, प्रोटॉन, इसीलिए H+ को प्रोटॉन बोलते हैं। अंडरस्टूड।
ओके, ये किसी को पता नहीं होगा। ओके, बट H प्लस को प्रोटॉन इसलिए बोलते हैं, क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन तो है ही नहीं उसके पास। डन, चलो, मतलब ऐसा नहीं है किसी को पता नहीं होगा, तुम लोग पता रखना। ओके, हाँ चलो, तो कहाँ पहुंचे हम? हाँ, कि ये हमें याद दिला रहे हैं, ये कंपटीशन, इलेक्ट्रॉन गेन करने की कंपटीशन या इलेक्ट्रॉन लूज करने की कंपटीशन जो हो रही थी अभी, वो हमें याद दिलाती है कि एसिड में भी ऐसी कंपटीशन हो रही है। थोड़ा बहुत हमने देखा था वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में 10th में, जब एसिटिक एसिड की बात आ रही थी। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला पता है क्या? CH, सही है। CH3COOH, दैट इज एसिटिक एसिड। ओके, और दूसरा है मेरे पास, ये क्या है? HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, अगर दोनों को मैं पानी में डाल दूं तो क्या होगा? तो जनरली एसिड को पानी में डालेंगे तो वो H प्लस रिलीज कर देता है, मतलब प्रोटॉन रिलीज कर देता है। H प्लस रिलीज मतलब प्रोटॉन, तो एसिड को पानी में डालेंगे तो वो प्रोटॉन रिलीज करेगा। ओके, याद करो एसिड का टेस्ट हम मेटल एसिड और बेस वाले चैप्टर में हम 10th में वैसे ही करते थे। कैसे? कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो जिसमें ज्यादा H प्लस आयन हो वो स्ट्रॉन्ग एसिड, और जिसमें ज्यादा OH माइनस आयन हो वो स्ट्रॉन्ग बेस। याद आया? तो इसको हम डालेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इसको डालेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ये कहाँ डालेंगे? पानी में डालेंगे। पानी में डालेंगे तो ये H प्लस और ये Cl माइनस हो जाएगा, और ये इसको डालेंगे तो ये भी H प्लस और CH3COO माइनस। इसको बोलते हैं एसीटेट आयन। कौन सा आयन? एसीटेट आयन। ओके, वो हो जाएगा, लेकिन पहले कौन सा होगा? मतलब ये कंटेनर है, पानी रखा हुआ है, यहां से मैंने HCl का 1 मोल डाला, और HCl का 1 मोल डाला, और यहां से मैंने एसिटिक एसिड का 1 मोल डाला। पहले किसका H प्लस रिलीज हो जाएगा? जो स्ट्रॉन्ग होगा एसिड, उसका। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? ये है। तो HCl का H प्लस पहले ही निकल जाएगा और पानी के साथ मिक्स हो जाएगा। अभी ये सब बैठ गए होंगे आराम से थोड़ी देर बाद। ओके ओके, तो उसका H प्लस निकलेगा, लेकिन बहुत टाइम लेगा। अंडरस्टूड? तो ये भी कंपटीशन ही हुई, दोनों ही H प्लस रिलीज कर रहे हैं, लेकिन पहले कौन कर रहा है? तो कंपटीशन में ये भाई साहब जीत जाएंगे, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। डन? ओके, वही सेंटेंस बोल रहे थे कि एसिड में जैसे ये कंपटीशन बढ़ रही है H प्लस रिलीज करने की, वैसी ही सिमिलर टाइप ऑफ कंपटीशन हमने देखी। ओके, the similarity suggests that we might develop a table in which metals and their ions are listed on the basis of their tendency to release electron, just as we do in the case of acid to indicate the strength of the acid। मतलब ये सिमिलैरिटी शो कर रही है कि हम एक टेबल बना सकते हैं, जैसे कि हम टेबल बनाए कि किसमें जल्दी H प्लस रिलीज होगा और किसमें जल्दी H प्लस रिलीज नहीं होगा। ओके, तो जैसे कि HCl में H प्लस जल्दी रिलीज हो गया, और एसिटिक एसिड में H प्लस रिलीज जल्दी रिलीज नहीं हुआ, तो उसका टेबल बनाएंगे तो रिएक्टिविटी में कौन जीत जाएगा? HCl। ओके, तो वैसे हम यहाँ पर भी टेबल बना सकते हैं, ओके, कि कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। वो बना सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं, और उन्होंने बना के हमें दे दिया है। ओके, सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वी हैव ऑलरेडी मेड सर्टेन कंपैरिजंस। ओके, ऑलरेडी हो गई है, साइंटिस्ट हम दे देंगे, हमें सिर्फ खाना है, उन्होंने प्लेट दे दी है। बाय कंपैरिजन वी हैव कम टू नो दैट zinc releases electrons to copper and copper releases electron to silver, and therefore the electron releasing tendency of the metal is in the order of इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी, मतलब कौन जल्दी रिलीज करेगा। तो ये तीनों की कंपटीशन होगी अगर, तो जिंक पहले रिलीज करेगा, कॉपर बाद में, और सिल्वर लास्ट में। वही हमारा कानो कार मांगे अल्ट्राजेन फरारी प्रभु है QHGAGAU, तो उसमें पहले जिंक आती है, फिर फरारी, फिर Q, फिर HGAGAU। तो जीत कौन गया? वो जिंक। ओके, तो वो तो रिएक्टिविटी सीरीज थी, लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बेस पे भी वही लोग जीत जाएंगे। सो वी वुड लव टू मेक अवर लिस्ट मोर वास्ट, बहुत बड़ा करेंगे हम, बस इतना नहीं, बहुत बड़ा करेंगे लिस्ट। ओके, एंड डिजाइन अ मेटल एक्टिविटी सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये अगर फंडा अगर तुम्हें सही सही बैठ गया तो वो 12th में भी बहुत यूजफुल रहेगा,
पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर है 12th में। ओके, तो यही सब है। ओके, तो वो एकदम बेस है, जैसे हमने पहले भी बताया था, जैसे 9th जितना अच्छा बेस होगा तो 10th में हेल्पफुल रहेगा। ओके, और 11th में भी हेल्पफुल रहेगा। मैंने पहले बताया था ना, 9th और 11th बहुत सिमिलैरिटीज है, 10th और 12th बहुत सिमिलैरिटीज है, लेकिन सिमिलैरिटीज बहुत है, लेकिन उसका बेस उसके पहले वाले स्टैंडर्ड में है। मतलब 12th का बेस जो होगा वो 11th के बेस पर है, लेकिन 12th में जो सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है चैप्टर्स की एंड ऑल, जैसे कि तुम 10th में लाइट एंड ऑल सब पढ़े, तो वापस 12th में फिजिक्स में लाइट वापस आएगा। ओके, फिर सपोज तुम इलेक्ट्रिसिटी पढ़े, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़े, तो 12th में वापस वो सब आएगा। ओके, तो वो कनेक्शन वहां बैठेगा कि जो 10th में तुमने पढ़ाई जहां छोड़ी हुई थी उसके आगे थोड़ा बहुत तुम वापस 12th में पढ़ोगे, लेकिन बेस उसका 11th में बन गया है। ओके, लाइक दैट। तो अच्छे से अभी भी समझोगे तो आगे भी फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। The competition for electron between various metals helps us to design a class of cells. Cells मतलब बैटरी। ओके, वो बैटरी सेल्स बनाने में हेल्पफुल रहेगी, वही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम 12th में पढ़ेंगे। नेम्ड एज गैल्वेनिक सेल, उसी को गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, जो हमारी बैटरी होती है रिमोट में और उसमें। इन विच द केमिकल रिएक्शंस बिकम द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब केमिकल रिएक्शन बिकम्स द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब क्या, उल्टा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में उल्टा पढ़ रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पढ़े थे हम 10th में, तो क्या कर रहे थे कि भाई यहाँ पे प्योर कॉपर, यहाँ पर इम्प्योर कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया था, नीचे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था। तो अब यहाँ पर ये एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा, एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा, जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा उसको एनोड नाम दिया, जिसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा उसको कैथोड नाम दिया। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, मतलब Cu प्लस बन जाए, Cu+2 हो जाएगा। ओके, तो Cu+2 बन रहा है, वही तो ऑक्सीडेशन हुआ। वो 2 इलेक्ट्रॉन वापस गेन होंगे और वहां पे जाएगा। ओके, तो वो पूरी प्रोसेस पढ़ी थी। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने एक्चुअल में कर क्या रहा है, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गई। कब स्टार्ट हो गई, तुमने बैटरी से कनेक्ट किया तब। तो तुम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो और केमिकल रिएक्शंस हो रही है। अब 12th में उल्टा करेंगे हम, क्या केमिकल रिएक्शन हो रही है और हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। वाह भाई वाह, मजा आ गई। ओके, जैसे कि ये हीट एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, वो हीट एनर्जी है और हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, तो मजा आ गई ना। ओके, जैसे हमारी बैटरी है, सेल है, ये फोन की बैटरी है, तो फोन की बैटरी में भी क्या है, अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसलिए तो अभी तुम्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। अभी देखो चल रहा है ना, तो वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, अभी चल रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। कहाँ है, हमने कुछ कनेक्ट तो किया नहीं। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिल रही है, वो केमिकल रिएक्शन हो रही है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, और वो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है उससे चल रहा है। और फिर जब तुम वापस चार्ज करोगे तो वापस उल्टा 10th वाला कर रहे हो। क्या, बैटरी कनेक्ट की, वहां पे केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट हो गई। समझ में आया? तो रिवर्स जा रहे हैं। 10th में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में हो रहा है, और 12th में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो बढ़िया है ना भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करो। हमें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, तो हम तो न्यूक्लियर में से भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विंड में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पानी में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वेव में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कचरे में से, बायोगैस में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सब में से ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्यों? वी डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। एक दिन लाइट चली जाए तो कैसा होता है, ना फोन चलेगा ना इंटरनेट चलेगा। ओके, लाइक दैट। ओके, एसी नहीं चलेगा। सोचो 50 डिग्री सेल्सियस में एसी नहीं चल रहा है, होता ही तो है अपने साथ, ऐसा थोड़ी नहीं होता, बोर्ड नहीं चल रहा है। ओके, सो वी आर डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वेज हम ढूंढ रहे हैं। तो अब तो फिर हम तो और एक चीज करेंगे 12th में, क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़े ना हमने 10th में, इलेक्ट्रिसिटी के बाद वाला चैप्टर, कि जहां से अगर करंट पास हो रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। उसका भी उल्टा करने वाले हैं हम, कि मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। तो बढ़िया हो गया काम। ओके, तो वो सब कुछ हम करेंगे, पढ़ेंगे, बहुत लंबा सिलेबस है। ओके, सो वी वुड स्टडी मोर अबाउट दीज सेल्स इन क्लास 12, वो बता दिया है। ओके, एक क्विक रिवीजन बता देता हूं, ध्यान से सुनो निर्भय। ये थियरी में हमने क्या पढ़ा, ये थियरी में हमने पढ़ा कॉम्पिटिटिव नेचर। ओके, कि भाई 2 एलिमेंट है
वो दोनों एलिमेंट के बीच में कंपटीशन हो रही है। किस चीज की कंपटीशन? सारे के सारे एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकते हैं और सारे के सारे एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो रिडक्शन प्रोसेस। तो अगर मैंने दो ले लिए, कॉपर भी ले लिया, जिंक भी ले लिया, दोनों ही इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले हैं, तो एक्चुअल में करेगा कौन लूज? तो जिसका पावर ज्यादा होगा, जिसका फोर्स ज्यादा होगा, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा उसका इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज हो जाएगा और उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और जो जल्दी नहीं करेगा उसको फिर इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे और जिसने लिया उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन जल्दी हो जाए, मतलब उसका फोर्स ज्यादा हो, उसका पावर ज्यादा हो, उसकी शक्ति ज्यादा हो, उसकी ताकत ज्यादा हो, ओके, तो वो ताकत, फोर्स, शक्ति, उसको हमने वर्ड क्या यूज किया है? पोटेंशियल। तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब ऑक्सीडेशन करने का पावर, फोर्स जिसका ज्यादा हो तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो वो वैल्यू हमें गिवन है कि भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज्यादा हो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा हो उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो हमने डिफरेंट एग्जांपल से समझा। क्या समझा? कि अगर जैसे कि हमने एकदम बेसिक ये एग्जांपल देखा था कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने जिंक डाला और जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने कॉपर डाला, तो ये रिएक्शन नहीं होगी और ये होगी। क्यों? क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करना ही चाहते हैं, कोई गेन करना नहीं चाहता। यहाँ पे वो हेलोजन नहीं है कोई कि इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। दोनों, जिंक भी इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, कॉपर भी इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, लेकिन लूज करेगा कौन? लूज करना मतलब ऑक्सीडेशन। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो लूज करेगा। तो हमें पता ही, हमें टेबल गिवन है और हमें पता भी है रिएक्टिविटी सीरीज से कि रिएक्टिव कौन है? जिंक। ओके, तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है इसलिए जिंक का ऑक्सीडेशन होगा और कॉपर का क्या हो जाएगा? रिडक्शन। दैट्स इट। ये प्रोसेस होगी नहीं। क्यों? क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है और ये तो Zn+2 में है, मतलब ऑलरेडी ऑक्सीडाइज ही है, तो उसका होगा ही नहीं। ओके, तो ये एक एग्जांपल है। वैसे डिफरेंट एग्जांपल कौन कौन से एग्जांपल देखे? एक तो सिंपल ये एग्जांपल तो मैंने अपने हिसाब से ही दे दिया तुम्हें, ये तो बुक में था ही नहीं। ओके, बुक में तो नाइट्रेट वाला एग्जांपल था कि कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में तुमने जिंक का रॉड और जिंक की स्ट्रिप डाल दी, वो एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल कोबाल्ट एंड निकल। ओके, निकल सल्फेट के सॉल्यूशन में कोबाल्ट की स्ट्रिप डाल दी। एंड थर्ड एक और एग्जांपल था AgNO3। यस, सो AgNO3 के सॉल्यूशन में तुमने कॉपर की स्ट्रिप डाल दी, तो वो कॉपर की स्ट्रिप में से Cu+2 निकलता जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? ब्लूइश होता जाएगा। मतलब AgNO3 कलरलेस है और फिर उसमें Cu+2 अंदर घुसेगा तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर पहले से ब्लू कलर था, वो धीरे धीरे करके कलरलेस हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। डन? पूरी थियरी समझ में आ गई, कंपटीशन समझ में आ गई। ओके, और बताया भी कि ऑक्सीडेशन पहले तो, उससे पहले तो सब कुछ मैंने ऐसे ही बता दिया था। कहां गया ये बताकर कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की कोई वैल्यू होगी, तो रिडक्शन पोटेंशियल की भी उतनी ही वैल्यू है, सिर्फ साइन चेंज है। वो टेबल आएगा तब हम वापस समझते हैं। डन? समझ में आ गया? पक्का? ओके।